हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आदर्श आचार संहिता के बारे में, ठीक है। और इसको लागू करने का काम किसका होता है? ईसीआई का होता है। तो ईसीआई के बाकी के क्या क्या काम हैं कि ये चुनाव की डेट की घोषणा करती है और पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करती है। इसके अलावा जो चुनावी प्रक्रिया होती है, इलेक्शंस जो होते हैं उनको ये कंडक्ट करवाती है। और एक काम इसका होता है आदर्श आचार संहिता लागू करना, ठीक है। तो आदर्श आचार मतलब कि इस तरीके का बिहेवियर होता है जो कि गलत बिहेवियर ना हो। तो इससे रिलेटेड कुछ एक संहिता बनाई गई है। संहिता मतलब कि नियमों का एक ग्रुप होता है जिसमें जो है नियम लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आदर्श आचार संहिता और कुछ नहीं है, सिर्फ नियमों का ग्रुप है कि नेताओं वगैरह को किस तरीके से अपना व्यवहार करना है चुनाव के दौरान, ठीक है। तो आदर्श आचार संहिता का पालन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी के भी साथ में ना तो पक्षपात होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट के साथ में, और ये चुनाव स्वतंत्रता से होने चाहिए, किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें नेताओं, राजनीतिक दलों मतलब पॉलिटिकल पार्टी और जो उम्मीदवार यानी कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरी की पूरी लिस्ट रहती है इसकी, ठीक है। और इसका अनुसरण सभी को करना आवश्यक होता है। क्लियर हुआ? तो जैसे ही ईसीआई डेट की घोषणा करेगी कि कब चुनाव होंगे, तो उसके बाद जो है वो आदर्श आचार संहिता लग जाती है, ठीक है। अब इसके कुछ तत्व क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं कि जो राजनीतिक दल सरकार में है, ठीक है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार चला रही है, उसके लिए कुछ नियमों का पालन अनिवार्य है। कुछ नियमों का मतलब यहाँ पर इसी से ये आदर्श आचार संहिता में जो नियम लिखे गए हैं उनके लिए ये अनिवार्य है, कंपलसरी है कि इनको ये मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है सरकार में रहने वाले राजनीतिक दल के लिए? क्योंकि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए ना किया जाए। मतलब जो सरकार है उसके पास में कुछ संसाधन हैं, संसाधन जैसे कि सरकारी पैसे हैं उनके पास में, सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, नौकर चाकर, ठीक है, ऑफिसर वगैरह कई सारे। तो इन सभी का इस्तेमाल वो लोग वोट पाने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया वो तो संसाधन थे, ठीक है, और इन सभी का उपयोग वो चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकती जो रूलिंग पार्टी है, क्योंकि इससे फिर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे ना, ठीक है। उदाहरण के लिए चुनाव के दौरान ऐसी कोई नई योजना या परियोजना, परियोजना मतलब कोई प्रोजेक्ट, ठीक है, वो चीज़ घोषित नहीं की जा सकती। जैसे चुनाव से पहले जो है वो ये घोषणा कर दी कि हम हर व्यक्ति को 10,000 रुपये देंगे, तो लोग उसी लालच में फिर वोट दे सकते हैं, है ना। तो चुनाव के दौरान ऐसी घोषणाएं नहीं की जा सकती क्योंकि ये वोटर को प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात कि सभी प्रत्याशियों से अपेक्षा की जाती है, प्रत्याशी मतलब वही कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि वो विवेक और संयम का परिचय दें। मतलब वो अपनी समझदारी का परिचय दें, ठीक है, समझदारी से काम करना है उनको, कोई लड़ाई वगैरह नहीं करनी है, संयम का उन्हें परिचय देना है, मतलब सेल्फ कंट्रोल का, ठीक है। जैसे किसी को गाली नहीं देनी है, झगड़ा नहीं करना है, नफरत भरी भाषा नहीं बोलनी है, किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, ठीक है। एक अपोजिशन पार्टी होती है जो विरोधी पक्ष होता है, एक तो जो सरकार में है वो वाली पार्टी है, ठीक है, और जो सरकार में नहीं होती बाकी के जो राजनीतिक दल होते हैं वो सब अपोजिशन की पार्टी होती हैं, विरोधी दल होते हैं। तो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है चुनाव जीतने के लिए, ठीक है। ये सब आदर्श आचार संहिता का पार्ट हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न हो। अगर लड़ाई वगैरह करेंगे तो फिर चुनाव का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, शांतिपूर्वक चुनाव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तीसरी बात कि मतदाताओं को वोट के बदले उपहार देकर प्रभावित करना भी दंडनीय है। किसी को भी पैसे वगैरह, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं देना है। जैसे मोबाइल फ़ोन बांट दिए चुनाव से पहले, लैपटॉप बांट दिए, ऐसी कोई स्कीम चला दी, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है, दंडनीय है, ये अपराध है। तो ये 3 मेन पॉइंट थे, आपको ये याद करने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रकार की शिकायतें दी गई हैं जिनका निवारण भारत निर्वाचन आयोग करता है। निवारण मतलब इनका सॉल्यूशन, इनका निपटारा जो है वो ईसीआई करता है। तो पहले क्या बताया गया है कि एक प्रत्याशी, ये जो है ये कैंडिडेट खड़ा हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, ये क्या कर रहा है, ये महिला मतदाताओं को साड़ियाँ बांट रहा है, ये आपको दिख रही होंगी साड़ियाँ, घरेलू उपकरण ये बांट रहा है, ठीक है।
ये फोटो हमने देखी। नेक्स्ट देखो कि ये एक दल का प्रत्याशी है, एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है। ये विपक्षी दल के प्रत्याशी, जो विपक्षी दल है जैसा मैंने अभी बताया था ना, ऑपोजिशन पार्टी होती है, उसके प्रत्याशी, उसके कैंडिडेट के खिलाफ ये आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। आपत्तिजनक भाषा मतलब वही जो अपमानजनक भाषा है, गाली गलौज वगैरह, ये सारी भाषा जो गलत भाषा होती है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। फिर ये सरकारी अधिकारी सत्ता दल के लिए प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकारी अधिकारी का इस्तेमाल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है अपना प्रचार करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम कि ये प्रचार करते फिर रहे हैं ये लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फ़ोटो है कि निरीक्षण के समय पर जब चेकिंग वगैरह चल रही थी तो उसके समय पर एक प्रत्याशी की कार से 500 रुपये के नोटों की गड्डियाँ मिली भर भर के। ये देखो पूरी जो डिग्गी है वो भरी हुई है इन नोटों से, ठीक है। तो इतना सारा पैसा तुम क्यों लेके जा रहे थे, ये सवाल उठता है कि नहीं। क्योंकि चुनाव के समय पर इनके पास में पैसों की भी लिमिट लगा दी जाती है कि इस एक लिमिट से ज़्यादा अगर तुम इतना पैसा ज़्यादा लेकर चलोगे तो फिर कार्यवाही होगी ही होगी, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपके विचार में ये आचार संहिता के उल्लंघन क्यों हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। क्योंकि आदर्श आचार संहिता जो लागू हुई है, ये सारे के सारे जो 4 केस हमने देखे ये सब उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, तो पहले वाले केस में यहाँ पे देखो कि ये जो महिला मतदाताओं को ये साड़ी वगैरह बांट रहा है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। क्यों, क्योंकि मतदाताओं को उपहार या लालच देकर प्रभावित करना चुनाव के नियमों के खिलाफ है, ठीक है। इससे जो वोटर है वो स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि हमें ये जो है वो फ्री में सामान मिल रहा है तो हम इसी को ही वोट दें, तो हमें आगे और भी मिलेगा, ठीक है। तो इससे इन्फ्लुएंस होता है और इसी वजह से ये उल्लंघन है आदर्श आचार संहिता का, क्योंकि वोटर्स पर इफेक्ट पड़ता है। फिर यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक भाषा का या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह उल्लंघन है। क्यों, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान गाली गलौज, अपमानजनक या फिर नफरत फैलाने वाली भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। नफरत फैलाने वाली भाषा जैसे कि जो विरोधी दल है उसके खिलाफ लोगों को भड़काया ना जाए कि वो इंसान जो है वो गलत है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ताकि जो वोटर हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। फिर जैसे ये कुछ बोल रहा है तो वोटर इससे प्रभावित होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है। नफरत फैलाने वाली भाषा का उपयोग नहीं करना है। तो चुनाव शांतिपूर्ण और सम्मानजनक होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जो हैं वो प्रचार करते फिर रहे हैं। तो ये उल्लंघन क्यों है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को निष्पक्ष रहना चाहिए। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, ये सरकार के लिए, भारत की गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। सरकार अलग है, पॉलिटिकल पार्टी अलग है, क्योंकि जो सरकार है उसको चलाने के लिए ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खड़ी होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्थायी है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अस्थायी हैं, क्योंकि हर 5 सालों में जो है वो लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है। तो ये जो सरकारी अधिकारी हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करते, ठीक है। इसीलिए इनको न्यूट्रल रहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए, उसे किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ, इसीलिए ये उल्लंघन है फिर आदर्श आचार संहिता का। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन पैसों का उपयोग मतदाताओं को रिश्वत देने या फिर वोट खरीदने के लिए किया जा सकता है। तो चुनाव में पैसे के बल पर मतदाताओं को प्रभावित करना नियमों के खिलाफ है, ठीक है। पैसे देकर आप वोट नहीं खरीद सकते किसी का भी, ये सब आदर्श आचार संहिता के खिलाफ माने जाते हैं। और इसीलिए ये जो भी चारों केसेस हैं ये सब के सब आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन माने जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आदर्श आचार संहिता को सबसे पहले कब और कहाँ पे लागू किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो सबसे पहले ये 1960 में केरल में अपनाया गया था, ठीक है। केरल जो है वो कहाँ पर है, जब मैंने आपको मैपिंग करवाई थी तो बताया था कि यहाँ पे जो साउथ में ये वाला जो स्टेट है यही है केरला। तो यहाँ पर सबसे पहले 1960 में ये आदर्श आचार संहिता अपनाई गई थी। उस समय के प्रमुख राजनीतिक दल जो थे उनके प्रतिनिधियों द्वारा स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से इनको स्वीकार किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रख लेना, ठीक है, कि ये जो है वो आचार संहिता सबसे पहले किस राज्य ने अपनाई, तो केरल ने। कब अपनाई गई, तो 1960 में, ठीक है। फिर भारत निर्वाचन आयोग ने 1962 के आम चुनाव के दौरान, मतलब जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 1962 में, तो उसके दौरान
इसे राजनीतिक दलों के बीच प्रसारित किया पूरे भारत के लेवल पर। ये तो अभी एक स्टेट के लेवल पर था, केरला के लेवल पर, लेकिन जब 1962 में चुनाव होने वाले थे, आम चुनाव, तो उसमें सभी पूरे देश के लेवल पर सभी राजनीतिक दलों के बीच में ईसीआई ने इसको प्रसार किया, इसका जो आचार संहिता है, ठीक है। और 1991 से आयोग जो है, मतलब ईसीआई की बात हो रही है, इसका अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाने लगा। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव आयोग सिर्फ नियम बता रहा है, इतना नहीं है, बल्कि वो अब ये भी देख रहा है, अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है कि सभी जो पार्टियां हैं वो इन नियमों का पालन कर रही हैं कि नहीं कर रही, ठीक है। अगर कोई उल्लंघन हो रहा है तो फिर वहाँ पे कार्यवाही वगैरह की जाएगी, क्या किया जा सकता है, वो सब भी काम भारत निर्वाचन आयोग देख रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से आपके लिए फैक्ट क्या बना कि आचार संहिता 1960 में केरल ने अपनाई सबसे पहले, और उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है भारत निर्वाचन आयोग ने 1962 के चुनाव में, आम चुनाव में पूरे देश के लेवल पर इसको प्रचारित किया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास है टीएन शेषन के बारे में लिखा गया है। और आपसे अगर ये क्वेश्चन बने कि टीएन शेषन के बारे में लिखो, तो यहाँ पे आप इसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इनके बारे में पूरा बताया गया है। ये थे कौन? टीएन शेषन। यहाँ पे आपको इनकी फ़ोटो देखने को मिलेगी। तो 1990 में ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ईसीआई के हेड होते हैं, ठीक है। तो कब बने ये? 1990 में। ये याद रखने वाला पॉइंट है। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी सारे सुधार किए थे, काफ़ी सारे काम इन्होंने किए थे, ठीक है। तो इन सुधारों में क्या क्या सम्मिलित हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से सुधार टीएन शेषन ने किए थे। तो पहला सुधार है चुनाव प्रचार अभियान चलाने के लिए। मतलब जब चुनाव होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना प्रचार करेंगी, उसके लिए कैंपेन्स चलाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए सुस्पष्ट नियमों का उन्हें पालन करना होगा, जैसे कि जो आचार संहिता में नियम बताए गए हैं उन चीज़ों का पालन करना होगा। और परोक्षी मतदान की समाप्ति के लिए इन्होंने काम किया। परोक्षी मतदान क्या है, इसको लिख लो एक लाइन में। परोक्षी मतदान होता है किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पर वोट डालना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पर वोट डालना। तो जैसे कोई जो है वो किसी को पैसे दे दिए तो वो जाकर किसी की जगह पर वोट डाल आएगा, ठीक है। या फिर एक ही इंसान जो है वो काफ़ी सारे वोट डाल देगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं? परोक्षी मतदान बोलते हैं, या प्रॉक्सी वोटिंग इसको हम बोलते हैं। क्लियर हुआ? या आप लिख लो ये क्या होता है, ताकि आपको याद रहेगा। तो इसी परोक्षी मतदान की समाप्ति के लिए जो मतदाता परिचय पत्र है वो लेकर आया गया। मतदाता परिचय पत्र मतलब वोटर की आईडी कार्ड जो होती है, वोटर कार्ड जिसे हम बोलते हैं, जो आपके पेरेंट्स का भी होगा, आप चेक करना, ठीक है। तो प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में व्यय पर कड़ी चौकसी। जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव में पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, अपने प्रचार के लिए। तो जो व्यय कर रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उस पर चौकसी यानी कि उस पर निगरानी रखी जाती है कि कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि इन लोगों के लिए एक लिमिट सेट होती है कि आप इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, ताकि कोई अमीर जो कैंडिडेट है, तो अमीर कैंडिडेट फिर इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा लेगा ना, क्योंकि उसके पास में ज़्यादा पैसे हैं, तो इसीलिए ये लिमिट लगाई गई। बाकी यहाँ पे परोक्षी मतदान की समाप्ति के लिए मतदाता परिचय पत्र किसने पूरे देश में लागू किया? तो आंसर क्या होगा? टीएन शेषन। क्लियर हुआ? टीएन शेषन ने मतदाताओं के अधिकार के संरक्षण के लिए जो है वो काफ़ी सारे काम किए थे, कठोर प्रयास किए। मतदाताओं के अधिकार का संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि मतदाता जो है वो फिर बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के वो अपना वोट डाल सकते हैं। जो कैंडिडेट उन्हें पसंद है वो अपनी मर्जी से उसका वोट डाल सकते हैं, वही उनके अधिकार हैं। और उन्हीं की प्रोटेक्शन करने के लिए टीएन शेषन ने काफ़ी सारे काम किए, और उन्हें अक्सर या प्राय ऐसे अधिकारी के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने भारतीय चुनावों को निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी तरीके से, मतलब खुले तरीके से, सबके सामने है जो भी है, और भय रहित बनाया, ठीक है। कोई भी जो है वोटर किसी से भी बिना डरे अपना वोट दे सकता है, क्योंकि पहले ये सब बहुत चलता था कि पैसे से वोट खरीद लिया, कोई जो है वो इंसान जो है वो दूसरे व्यक्ति की जगह पे जाकर वोट दे देता था, और किसी को डरा धमकाकर वोट मांगे जाते थे, ये सब होता था। तो टीएन शेषन ने इस चीज़ में जो है वो काफ़ी सारे काम किए, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारे, ठीक है, जो ईसीआई के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है।
अब जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ जो अगला चुनाव होगा वो कब होने वाला है ये आपको पता लगाना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और क्या वह राज्य स्तर पर चुनाव हो रहे हैं? राज्य स्तर पर जैसे कि जैसे स्टेट हो गया यूपी स्टेट, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो जैसे यहाँ पर चुनाव हुए थे 2022 में, लास्ट चुनाव हुए थे विधानसभा के। तो अगले जो चुनाव होते हैं वो 5 सालों में होते हैं। तो यूपी में जो नेक्स्ट चुनाव है वो 2027 में होंगे। उसी तरीके से जो अलग अलग राज्य हैं उनके अलग अलग राज्यों के हिसाब से अगले चुनावों की साल आएगी, ठीक है। तो जो अगले चुनाव हो रहे हैं क्या वो राज्य स्तर पर हो रहे हैं आपके एरिया में, या फिर वो शहरी स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत इनके हो रहे हैं, या फिर पंचायत का चुनाव है? अगर गांव में रह रहे हो तो फिर वो पंचायत का चुनाव होगा, ठीक है। तो ये आपको पता लगाना है कि अगले चुनाव कब होने वाले हैं और कौन से वाले चुनाव होने वाले हैं, ये पता लगाना और लिखना, ठीक है। इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, अपने घर में पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि आप कहाँ से जो है वो वीडियो देख रहे हो। यूपी से अगर हो मान लो तो यूपी में भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको खुद देखनी है कि नेक्स्ट चुनाव आपका कब होने वाला है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है तो आपको इन पर नज़र बना के रखनी है, अवेयर होके चलना है इन सब के लिए, ताकि प्रैक्टिकली भी आप चीज़ों को समझ पाओ, क्योंकि हमें चीज़ें रटनी नहीं है, हमें कुछ भी भूलना नहीं है, ठीक है। ये हमारे काम ही आएंगी। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत में चुनाव प्रक्रिया को समझना। तो अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव, ठीक है। इनमें चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से होती है उसको जानेंगे। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको आप प्रेस कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।